हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 8 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मो फैन और हुआ गांव के कुछ लोग प्राचीन राजधानी पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि और भी गांवों पर मरे हुओं ने हमला किया है, जिससे वे चौंक जाते हैं। बाद में मोफान उसके दोस्तों से मिलता है जो कि बो शहर के होते हैं, जिसके बाद मोफान और उसके दोस्त एक टावर में पहुंचते हैं जहां मरे हुओं को मारने का मिशन दिया जाता है। अब आगे घने काले बादल वॉच टावर के शीर्ष को लगभग छू रहे थे। एक सैन्य अधिकारी वर्दी पहने और बिना जली सिगरेट चबाते हुए नीचे अंधेरे में टकटकी लगाए था। उसके सामने कंकाल और सड़ी गली लाशें भटक रही थीं। कुछ दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक आकाश में उड़ती एक चील ने खतरे की चेतावनी दी। उसी पल जमीन से एक बड़ा कंकाल और एक भयानक प्राणी निकला, जिसने चील पर पत्थर फेंका। चील वॉच टावर की ओर भागी। अधिकारी ने तुरंत संचार उपकरण से सूचना दी कि उत्तर पूर्व में एक ताकतवर मुर्दा प्रकट हुआ है और दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसे तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। जैसे ही चेतावनी टावर में गूंजने लगी, एक 30 वर्षीय शिकारी जादूगर तुरंत खड़ा हो गया और अपने साथियों को सूचित किया कि उन्हें योद्धा स्तर के मरे हुए व्यक्ति से निपटना होगा, क्योंकि दूसरी टीमें व्यस्त थीं। जियांगली, एक अनुभवी जादूगर और टोपी पहने एक उत्साही छात्रा ने योद्धा स्तर के मरे हुए को हराने से मिलने वाले मेरिट अंकों पर खुशी जताई। टीम में कुल 7 लोग थे, जिसमें शिकारी जादूगर, जियांगली, जल जादूगर, टोपी वाली लड़की जोमिन, मोफान और मुबाई शामिल थे। वांग सानपांग और झाओ कुनसन दीवारों की रक्षा कर रहे थे। स्वर्गीय ईगल जादूगर ने समूह को जल्दी कार्य खत्म करने का आदेश दिया और बैटल मैज की एक टीम ने उनका रास्ता साफ करना शुरू किया। बैटल मैज, जिनकी संख्या लगभग 30 थी, आग के जादूगर थे और उन्होंने लाल चमकती लपटों के साथ योद्धा स्तर के मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ अपनी जादुई ताकतें जुटानी शुरू की। दीवारों से आग की 30 लपटें गिरते ही नीचे पड़े मरे हुए लोग झलकर राख हो गए। इसके बाद अग्नि जादूगरों ने और धमाके किए, जिससे जमीन आग से लाल हो गई और मरे हुए लोग पूरी तरह नष्ट हो गए। सफाई के बाद नेता ने टीम को इशारा किया और वे सभी दीवार से कूदकर योद्धा स्तर के कंकाल की ओर बढ़े। आगे बढ़ते हुए वे अग्नि जादूगरों की सुरक्षा से बाहर निकल गए और अब मरे हुओं का सामना खुद करना पड़ा। ये सभी इंटरमीडिएट जादूगर थे और छोटे मंत्रों से मरे हुओं से निपट रहे थे। अचानक उनके सामने एक भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल प्रकट हुआ, जो बेहद कठोर हड्डियों और ताकत वाला था। वह 300 मीटर की दूरी पर था, लेकिन बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह तेज रफ्तार ट्रक की तरह उन पर हमला करने को तैयार था। खतरे को भांपते हुए हंटर जादूगरों के नेता ने सभी को आदेश दिया, रक्षा करो, क्रम में रहो, रॉक बैरियर। भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल ने टीम के बनाए रॉक बैरियर को तोड़ डाला, जो उसकी ताकत के सामने कमजोर साबित हुआ। टीम के नेता ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए सबको फैलने का आदेश दिया। जैसे ही जनरल ने हमला किया, उसने अपने शरीर से हड्डियों के कांटे निकालकर टीम पर फेंके। एक कांटा टोपी वाली लड़की के हाथ में घुस गया, जिससे वह घायल हो गई और दर्द से चीख उठी। मुबाई ने तुरंत उसकी मदद की, हड्डी के कांटे को जमाकर घाव को नियंत्रित किया। इसके बाद मुबाई ने बर्फ की जंजीरों से मरे हुए जनरल को बांधने की कोशिश की, पर जनरल ने आसानी से उन्हें तोड़ दिया। जियांगली ने फिर आगे आकर अपनी पवन डिस्क का इस्तेमाल किया, जो एक तूफानी काले अजगर की तरह मरे हुए जनरल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल ने जियांगली की हवा की पवन डिस्क को अपने हड्डियों से थप्पड़ मारकर नष्ट कर दिया। इसके बाद टीम ने उस पर कई शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल किया, जैसे आग की मुट्ठी, बिजली का विस्फोट, बेल का बंधन और बर्फ का लॉक, पर वे सभी बेअसर साबित हुए। अस्थि मरे हुए जनरल की सफेद हड्डियां स्टील जैसी मजबूत थीं और मंत्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अस्थि मरे हुए योद्धाओं से निपटना लाशों से अधिक कठिन था, क्योंकि उनके शरीर बेहद मजबूत होते थे। इस जनरल की ताकत
पिछले मरे हुए जनरलों से कहीं अधिक थी, जिससे समूह को कठिनाई हो रही थी। नेता ने पीछे हटने का सुझाव दिया, लेकिन जो मिंग चिंतित थी कि यदि जनरल दीवार के पास पहुंचा तो उसे आसानी से तोड़ सकता है। उसी समय जनरल ने जो मिंग पर हड्डियों के भाले फेंके। जब जो मिंग चौंकी हुई थी और उसकी सुरक्षा ढाल कमजोर लग रही थी, मोफान अचानक छाया से प्रकट होकर उसकी रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। मोफन ने नीदर शील्ड से प्रस्थान मंत्र का उपयोग कर एक नीली ढाल बनाई जो जमीन में गड़ी थी और उसे पूरी तरह सुरक्षा दे रही थी। भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल का अस्थि भाला ढाल को लगभग भेदता हुआ मोफन के चेहरे के पास पहुंच गया, जिससे मोफन कुछ डर गया। इसके बाद शील्ड का जवाबी हमला सक्रिय हुआ। शील्ड से एक गहरी नीली कील निकली और सीधे जनरल की बाईं आंख पर जाकर चुभ गई, जिससे उसकी आंख घायल हो गई। मोफन ने भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल का सामना करते हुए काला सांप जादुई कवच का उपयोग किया, जिससे उसका शरीर काले शल्कों से ढक गया। मोफन ने जोमिंग को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। जनरल ने अपनी पूरी ताकत से मोफन पर हमला किया, जिससे जमीन धंस गई। हालांकि मोफन का राक्षसी कवच उसे बचाने में सक्षम रहा और वह जीवित रहा, जिससे जनरल हैरान रह गया। इसके बाद भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल ने मोफन को उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। जनरल ने मोफन को अपनी हथेली में पकड़कर उसे कुचलना चाहा, लेकिन मोफन ने फिर भी हार नहीं मानी। मोफन ने भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल के हाथ को तोड़ दिया, जिससे जनरल का हाथ हड्डियों में बिखर गया। उसकी ब्लैक स्नेक कवच की ताकत इतनी अद्भुत थी कि जनरल का हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। सभी साथी जैसे नेता, मुबई, जोमिंग, जियांगली और अन्य इस कवच की ताकत देखकर हैरान रह गए। हालांकि इतनी ताकत सहने के बावजूद मोफन को थकावट महसूस होने लगी, लेकिन भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल गुस्से में आ गया था और मोफन को खत्म करने पर आमादा था। मोफन ने मुबई से कहा कि वह अपने बर्फ के जादू का उपयोग करके जनरल के पैरों को जमा दे, ताकि उसे नियंत्रित किया जा सके और सभी एक साथ उसके पैरों पर हमला कर सके। मुबई ने तुरंत योजना को समझ लिया और अपने बर्फ के जादू का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। मोफन के सुझाव के अनुसार टीम के नेता और मुबई ने अपने आइस मैजिक का उपयोग करके भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल के निचले अंगों को जमाना शुरू कर दिया। जनरल की पतली टांगें उसके भारी शरीर का भार उठाने में कमजोर थीं और आइस मैजिक के असर से वे धीरे धीरे टूटने लगीं। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, जनरल की गति कम होती गई और उसकी हरकतें पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रहीं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मोफन ने थंडरबोल्ट मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन निशाना थोड़ा चूक गया। इस पर जियांगली ने उसे डांटा, मगर तुरंत ही भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल की जमी हुई हड्डियों में दरारें पड़ने लगीं और उसके निचले अंग टूटने लगे, जिससे वह असहाय हो गया। मोफन और उसकी टीम ने भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल को हराने में सफलता हासिल की, जिससे उनके उत्साह में वृद्धि हुई। जब मोफन ने अपनी बिजली के जादू का प्रयोग किया तो जनरल के निचले अंग एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गए। यह दृश्य इतना विस्मयकारी था कि जैसे ही भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल जमीन पर गिरा, सभी ने उसे एक पत्थर के घर के गिरने की तरह महसूस किया। टीम के नेता ने मोफन को बधाई दी और उसके बिजली तत्व की शक्ति की सराहना की, ये बताते हुए कि उसकी जादुई शक्ति ने जनरल के शरीर को हिला दिया था। हालांकि भयंकर अस्थि मरे हुए जनरल का ऊपरी शरीर अभी भी मजबूत था, लेकिन उसके पैरों का टूटना उसे बेअसर कर चुका था। बर्फ की जादू और बिजली के जादू ने मिलकर उसकी गति को पूरी तरह से रोक दिया। जब जनरल को इस स्थिति में देखा गया तो जो मिंग ने मोफन की प्रशंसा की और उसे एक असाधारण छात्र बताया। समूह में सभी लोग मोफन की शक्ति से प्रभावित थे, विशेषकर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इतनी जल्दी एक शक्तिशाली राक्षस को हराया। इस जीत के बाद जब वे सभी खुश थे, तभी अचानक एक खतरनाक घंटी की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि सभी जादूगर सतर्क हो गए। नेता ने तुरंत बताया कि यह खतरे का संकेत है और सभी जादूगरों को उत्तरी टॉवर पर इकट्ठा होने का आदेश दिया गया है। मोफन ने आकाश में दूधिया सफेद किरणें देखीं
जो किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही थीं। जब मुबाई ने कहा कि उन्हें जादूगरों की मदद की आवश्यकता है, तो जियांगली भी उत्तेजित हो गया और उसे कुछ बड़ा होने की उम्मीद थी। नेता ने बताया कि लगातार 4 संकेत एक आपातकालीन स्थिति का संकेत हो सकते हैं और यह संभव है कि अन्य स्थानों पर जनशक्ति खत्म हो रही हो। इसके बाद मोफन और उसकी टीम ने उत्तरी टॉवर की ओर चलने का निर्णय लिया, जबकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि घायल लड़की वहां न जाए। उनकी सोच थी कि उन्हें अन्य जादूगरों की मदद करने की आवश्यकता है ताकि वे आगामी खतरे का सामना कर सकें। सभी लोग मिलकर इस आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर थे। मोफन और उसकी टीम उत्तरी टॉवर की ओर बढ़ रहे थे, जहां हाल ही में 4 बार खतरनाक संकेत भेजे गए थे। जोमिंग ने मोफन से पूछा कि क्या वह जाकर स्थिति का पता लगाना चाहता है। इस संकेत का अर्थ था कि मदद की जरूरत है और यदि कोई जादूगर इसे नजरअंदाज करता है तो उसे संगठन से निकाल दिया जा सकता है। मुबाई ने बताया कि यह सामान्य आह्वान नहीं था, जिससे यह संकेत मिलता था कि कोई बड़ा संकट आ सकता है। उत्तरी टॉवर का दृश्य बड़ा और प्रभावशाली था, जो शहर की दीवारों के ऊपर एक शानदार किला जैसा खड़ा था। जब मोफन और अन्य वहां पहुंचे तो देखा कि टॉवर पहले से ही कई जादूगरों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से अधिकांश बेसिक जादूगर थे। वहां केवल कुछ ही मध्यवर्ती जादूगर थे जो अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। एक ऊंची आवाज ने सभी जादूगरों को सूचित किया कि मध्यवर्ती और उच्च स्तर के जादूगरों को टॉवर में आना चाहिए, जबकि अन्य को वहीं रुकने के लिए कहा गया। इस आदेश के बाद कुछ मध्यवर्ती जादूगर टॉवर पर चढ़ने लगे। वहीं मोफन ने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी सीढ़ियों से उतर रहा था, जिसके पीछे एक सैन्य कमांडर और रक्षक थे। जब उस आदमी ने मोफन को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कोई और नहीं बल्कि काउंसिलमैन झू मेंग था। झू मेंग ने मोफन को पहचान लिया और चौंकते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो बच्चे? मोफन ने मजाक में कहा कि झू मेंग से टकराना उसकी बदकिस्मती है। इस पर झू मेंग ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह इस युवा जादूगर से बात नहीं करना चाहता। यह स्पष्ट था कि झू मेंग मोफन से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता था, लेकिन वह पहले की मीटिंग की यादों से प्रभावित था जब उसने मोफन को डांटा था। काउंसिलमैन झू मेंग ने एक गंभीर समाचार साझा करने के लिए सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर उत्तर में एक अंधेरी खाई, जिसे डार्क एबिस कहा जाता है, देखी गई है। ये घोषणा सुनते ही वहां उपस्थित जादूगरों के बीच चिंता और निराशा का माहौल छा गया। एक शिकारी जादूगर ने पूछा कि यह खाई शहर के इतना करीब क्यों है, जबकि एक अधेड़ जादूगर ने आशंका जताई कि क्या उन्हें मरे हुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। मोफन, जो हालात को समझने में असमर्थ था, ने झोंग जिशान से पूछा कि डार्क एबिस क्या है और लोग इससे क्यों डरते हैं। झोंगजी शान ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसे पहले एक कमांडर स्तर के मरे हुए व्यक्ति से डर लगा था, लेकिन डार्क एबिस को देखने के बाद वह अनुभव अब हल्का सा लगने लगा। उसने अतीत की एक भयावह घटना को याद किया जब उसने अपने दोस्त को डार्क एबिस में गिरते हुए देखा था। झोंग ने समझाया कि डार्क एबिस को हेल बॉयलर के नाम से भी जाना जाता है, जहां से नर्क का दृश्य साफ दिखाई देता है। उसने बताया कि वहां सैकड़ों राक्षस भयंकर चीखें मारते हैं और हजारों लाशें हर चीज को कुतरती हैं। उसके दोस्त की डार्क एबिस में गिरने की घटना ने उसे गहरे आघात पहुंचाया था। उसने अपने दोस्त को राक्षसों द्वारा निगलते हुए देखा था और यह दृश्य उसके दिमाग में अब भी ताजा था। इस घटना ने झोंग जिशान को यह एहसास कराया कि नर्क जाना मृतकों के लिए सबसे बुरी सजा है, और उसने प्रार्थना की कि वह कभी भी डार्क एबिस में न गिरे। इस प्रकार सभा में उपस्थित सभी लोग डार्क एबिस के खतरे को समझने लगे और तनाव का माहौल बढ़ता गया, यह सोचकर कि यह संकट उनके शहर के लिए कितना गंभीर हो सकता है। मोफान ने झोंग जिशान के वर्णन को सुनकर भयभीत हो गया। मुबाई ने बताया कि डार्क एबिस नर्क का द्वार है, लेकिन इसकी एक भयावह विशेषता है। यह अपने आसपास के स्थान का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी नहीं जानता कि यह कहां प्रकट होगा और कब। मोफान ने इस बात को समझा कि डार्क एबिस एक गड्ढा है
जो मरे हुए लोगों से भरा होता है, लेकिन यह जानकर उसे और भी अधिक डर लगा कि डार्क एबिस अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। झोंग जिशान ने बताया कि जब घृणा की आभा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो यह आसपास के स्थान को अभिभूत कर देती है, जिससे डार्क एबिस अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। काउंसिलमैन जू मेंग ने कहा कि डार्क एबिस की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकती है, और इस बारे में अभी तक किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं है। मोफान ने महसूस किया कि यह उसकी पहली बार थी जब वह अंतरिक्ष की अवधारणा के बारे में सुन रहा था, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इस अंधेरे गर्त का जादू से कोई संबंध है। उसकी सोच को और भी अधिक गहराई मिली जब उसने याद किया कि उसकी पिछली दुनिया में भी ऐसी कई बातें थीं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं सका। इसके बाद मोफान ने पूछा कि अगर डार्क एबिस अप्रत्याशित है तो लोग क्यों चिंतित हैं। झोंग जिशान ने कहा कि इसे फैलने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसने पिछले अनुभवों की ओर इशारा किया। काउंसिलमैन जू मेंग ने पुष्टि की कि पिछली बार डार्क एबिस लगभग 100 किलोमीटर दूर दिखाई दिया था, और इससे पहले 600 किलोमीटर दूर एक घाटी में देखा गया था। इससे यह साबित होता है कि डार्क एबिस का खतरा काफी गंभीर हो सकता है, और यह स्थिति चिंताजनक है। मोफान ने काउंसिलमैन जूमिंग से पूछा कि डार्क एबिस का प्रकट होना कब हुआ था, और जब उसे पता चला कि यह घटना उसी दिन हुई थी जब वह ड्रिफ्टिंग सैंड नदी के पास था, तो वह चौंक गया। लगभग 6 महीने पहले मोफान उत्तरी बर्निंग वैली में था, जहां अग्नि आपदा के कारण जलती हुई घाटी फिर से साफ हो गई थी। इस घटना के दौरान बहती रेत की नदी भी बेचैन हो गई थी, और लोगों ने इसे अग्नि आपदा का साइड इफेक्ट समझा। लेकिन शिनक्सिया, एक मानसिक जादूगर, को विश्वास था कि यह बेचैनी अग्नि आपदा के कारण नहीं थी। अंततः पता चला कि इसका कारण डार्क एबिस था, जिसे नरक की भट्टी भी कहा जाता है। मोफान ने यह महसूस किया कि डार्क एबिस की उपस्थिति ने बहती रेत नदी को, जो लगभग पूरे प्रांत में फैली हुई थी, कितना भयावह बना दिया था। उसे यह समझ में आया कि कैसे डार्क एबिस ने इतने बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया। उसके बाद मोफान ने पूछा कि क्या डार्क एबिस दूसरी बार भी दिखाई दिया। जूमेंग ने बताया कि यह 3 महीने पहले शियांची में भी देखा गया था, जहां उसका एक छात्र मौजूद था। इसी बीच सीढ़ियों के शीर्ष पर एक काला लबादा पहने हुए बैटलमेज ने धीरे धीरे प्रवेश किया, और उसकी नजरें मोफान पर टिक गईं। मोफान ने यह देखकर हैरानी जताई कि वह व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था, और उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वह आदमी कौन था। फेई जियाओ ने जियांग ली की अनदेखी करते हुए सीधे मोफान से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि झांग शियाओ हो उनका छात्र है, और यह स्पष्ट था कि उन्हें मोफान से संदेश मिला था। मोफान को आश्चर्य हुआ कि फेई जियाओ, जो फोन पर एक बूढ़ी आवाज में बोल रहा था, असल में अधिकतम 30 साल का युवा था। फेई जियाओ प्राचीन राजधानी के युद्ध जादूगरों का मुख्य प्रशिक्षक था, जो दर्शाता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। फेई जियाओ ने मोफान की बहादुरी की प्रशंसा की कि वह डार्क एबिस के बारे में जानने के बावजूद वहां गए और उसके छात्र को भी वापस लाए। मोफान ने कहा कि वह नहीं जानता था कि डार्क एबिस क्या है। फेई जियाओ ने इस बात पर हंसते हुए कहा कि वह मोफान से प्रभावित हैं और अपने छात्र से मोफान की प्रशंसा सुन चुके हैं। इस बातचीत के दौरान वहां कम से कम 40 जादूगर उपस्थित थे, जिनमें ज्यादातर इंटरमीडिएट और कुछ एडवांस जादूगर थे। सभी लोग मोफान की पहचान के बारे में चकित थे, क्योंकि उसके बैज से यह स्पष्ट था कि वह सिर्फ एक इंटरमीडिएट जादूगर था। फेई जियाओ ने कहा कि डार्क एबिस हर बार शहर के और करीब आ रहा है। उन्होंने बताया कि पहली बार यह लगभग 100 किलोमीटर दूर था, दूसरी बार यह बाहरी दीवारों से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। इस पर एक हंटर यूनियन के जादूगर ने कहा कि डार्क एबिस की उपस्थिति हर बार नजदीक आ रही है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। झोंग जिशान ने यह सवाल उठाया कि क्या यह महज संयोग हो सकता है। इस पर जूमिंग के पास बैठे कमांडर ने कहा कि ये घटनाएं पुनर्विचार करने पर मजबूर करती हैं। कमांडर, जो उत्तरी दीवार का जनरल कमांडर था, ने बताया कि वह और उसके अधीनस्थ सैनिक, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा फैले हुए थे, इस खतरे के प्रति
गंभीरता से विचार कर रहे थे। सभी जादूगरों ने काउंसिलमैन झू मेंग से पूछा कि क्या उन्हें डार्क एबिस के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया गया है। कुछ ने चिंता व्यक्त की कि वे केवल मध्यवर्ती जादूगर हैं और डार्क एबिस का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। झू मेंग ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जहां भी डार्क एबिस दिखाई देगा वहां मृत्यु की प्रबल उपस्थिति होगी। उन्होंने बताया कि बहुत से योद्धा स्तर और भगवान स्तर के मरे हुए लोग वहां एकत्रित हो सकते हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे टॉवर की रखवाली करें और अगर उच्च स्तर के मरे हुए लोग निकट आने का कोई संकेत देते हैं तो उन्हें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। छात्रों ने अपने हौसले को बढ़ाते हुए कहा कि वे डार्क एबिस की जांच करने से नहीं डरते और अगर कोई राक्षस डार्क एबिस में परेशान करता है तो वे उसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। अन्य जादूगर भी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और रात भर टॉवर की रखवाली करने को तैयार होते हैं। इस पर सभी ने राहत महसूस की कि काउंसिलमैन डार्क एबिस को छेड़ने के पक्ष में नहीं है। जादूगरों की संख्या, जिसमें 40 से अधिक इंटरमीडिएट और 4 से 5 एडवांस जादूगर शामिल थे, ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे लॉर्ड लेवल के मरे हुओं का सामना कर सकते हैं। तभी उत्तर दिशा के आकाश से एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी, जिससे स्टील की दीवार हिल गई। सभी को अपने कानों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई विशाल लहर शहर पर गिर गई हो। काउंसिलमैन झू मेंग, मुख्य सैन्य प्रशिक्षक फेई जियाओ और उत्तरी दीवार के कमांडर लू जू उस दिशा में देखने लगे जहां से गर्जना आई थी। मोफान ने भी उस दिशा में देखा और वही विशाल काली छाया देखी जो उसने पहले दीवार पर देखी थी। अब वह और भी स्पष्ट रूप से उसे देख सकता था। झू मेंग ने गुस्से से कहा कि यह वही छाया फिर से उत्तरी दीवार को तोड़ने के लिए अंधेरे रसातल से और अधिक मरे हुए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। एक सलाहकार ने चेतावनी दी कि मरे हुए शासक पहले से ही एक सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और डार्क एबिस की मदद से इसे रोकना असंभव होगा, इसलिए उन्हें और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए पूछना होगा। कमांडर लूशू ने गहरी आवाज में कहा कि उन्हें और अधिक सैनिक जुटाने में कठिनाई हो रही है। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक फेई जियाओ ने चिंता व्यक्त की कि उनकी सेना सीमित है जबकि मरे हुए लोग अनंत हैं। यदि वे रात भर डटे नहीं रह पाए तो मरे हुए शासक उत्तरी दीवार को तोड़ देंगे, जिससे वह खून के समुद्र में बदल जाएगी। इस पर काउंसिलमैन झू मेंग ने कहा कि अब उनके पास योजना को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सलाहकार ने चिंता जताई कि यह बहुत जोखिम भरा है और यदि वे सावधान नहीं रहे तो वे मरे हुए लोगों के बीच फंस सकते हैं। झू मेंग ने दृढ़ता से कहा कि वह अपने शहर में राक्षसी प्राणियों को तबाही मचाने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि उनके पास मरे हुओं से लड़ने के लिए जनशक्ति की कमी है, लेकिन वे इस मरे हुए शासक को खत्म करने का एक मौका पाना चाहते हैं। झू मेंग की स्थिति इसलिए मजबूत थी क्योंकि वह हर खतरे के समय नेतृत्व में खड़े होते थे, जबकि अन्य पार्षद केवल कागज पर रणनीति बनाने में ही माहिर थे। हालांकि सलाहकार ने विरोध किया कि यदि झू मेंग असफल हो गए तो उत्तरी दीवार का क्या होगा और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। झू मेंग ने सवाल किया कि क्या सलाहकार के पास प्रेत तानाशाह सम्राट के हमले को रोकने की कोई योजना है। सलाहकार ने कहा कि हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल आता है। झू मेंग ने बताया कि 1 घंटे से भी कम समय में मरे हुए शासक 3 किलोमीटर से कम दूरी पर दिखाई देंगे। इस पर सलाहकार ने फिर से असहमति जताई। तभी जादूगरों के बीच एक व्यक्ति सामने आया जिसकी भौहें आकर्षक थीं और जो एक लंबे काले लबादे में था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सभी की नजरें उस पर टिक गईं और शिकारी संघ के सदस्यों ने तुरंत उसे पहचान लिया, जिससे सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। तो इसी के साथ सीजन 8 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।